यस एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक और यूनिट है बेटा, जिसकी वेटेज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई होती है अराउंड 6 मार्क्स, जिसमें एक टॉपिक है मनी का और दूसरा टॉपिक है बैंकिंग का। पूरी यूनिट का नाम रहता है मनी एंड बैंकिंग। ओके, और जनरली ये अभी स्टार्टिंग में सब बच्चों के स्कूल्स में यूनिट टेस्ट या जो भी आपके एग्ज़ाम होने हैं उसमें ये जरूर पूछी जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी यूनिट है, लेकिन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए उसको ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि मनी हमारी कंट्री में किस तरीके से वर्क करता है और साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारे कॉमर्स स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो हम मनी की बात करते हैं, करेंसी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। बहुत सालों पहले जब हम लोग प्रिमिटिव वर्ल्ड की बात करें, तब तो बेटा ये करेंसी, ये पैसा, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो तब लोग कैसे अपना ट्रेड किया करते थे, तब लोग कैसे बाइंग और सेलिंग किया करते थे। तो बेटा वो पुराने ज़माने के सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, या बोलते हैं गुड्स वर्सेस गुड्स की इकॉनमी, जहां पहला बायर भी गुड्स देता है और सेलर भी गुड्स ही देता है। मतलब दोनों पार्टी ही एक दूसरे को गुड्स देती हैं, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं। ओके, तो आइए बेटा इसको हम लोग रीड आउट करना शुरू करें और साथ साथ हमारा एनालिसिस भी चलता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। आज के टाइम की बात करें बेटा, मनी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, जिसने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया और हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा फाइनेंस है, वो बहुत इजी कर दिया, जिससे हम लोग बहुत इजीली चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और अपनी कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन का मतलब बेटा कह सकते हैं ये एक पिलर की तरह वर्क करता है, अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व। आज n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, 24/7 होती हैं बेटा। परचेज सेल हर लेवल पे हो रहा है, चाहे फिजिकल मार्केट हो, चाहे ऑनलाइन मार्केट हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, या कोई भी हो, इंटरनेशनल मार्केट हो। तो बेटा उन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? मनी की। और जब मनी नहीं था तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती थी। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। आज की लाइफ को इमेजिन करने बड़ा डिफिकल्ट है विदाउट मनी। अगर हम आज के अपने बेटा लाइफ से मनी हटा दें तो यू कैन अंडरस्टैंड हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। हम कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकते, कोई चीज़ बेच ही नहीं सकते, क्योंकि बायर हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होगा, सेलर हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होगा। सो इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल इकोनॉमीज। हर एक कंट्री की इकॉनमी के लिए अब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे से हम किसी इकॉनमी को जज कर सकते हैं, किसी फर्म को जज कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को जज कर सकते हैं बेटा, और उसकी वेल्थ को हम कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उसी इनकम वेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। जब मनी नहीं है तो इनकम नहीं पता, इनकम नहीं पता तो टैक्स कैसे लें, और टैक्स नहीं मिलेगा तो कंट्री डेवलप कहाँ से होगी। तो हर एक चीज का सेंट्रल पॉइंट तो मनी हो गया। ओके, तो इससे पहले क्या होता था जब मनी नहीं था बेटा? उस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। शायद आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है दो पार्टीज आएंगी डील के लिए और दोनों ही अपने गुड्स देंगी एक दूसरे को, तब जाके वो ट्रांजैक्शन हो पाएगी। तो बहुत इसमें बेटा कमियां थी, बहुत दिक्कतें थी, जिससे ट्रांजैक्शन होते होते भी रह जाती थी और वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी। सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। तो बार्टर मनी या बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, मनी से पहले प्रिमिटिव वर्ल्ड की ट्रेड को कैरी किया जाता था अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर से उसको कैरी किया जाता था बेटा। बहुत ओल्ड टाइम्स की हम बात करें तो तब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। लोगों को बहुत सब चीज़ें लाइफ जीने के लिए नहीं चाहिए थी बेटा। उनकी एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। बस उनको क्या चाहिए था? खाना के लिए खाना चाहिए था बेटा, पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, और रहने के लिए शेल्टर चाहिए था, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आज के टाइम पे बेटा टर्म कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चेंज हो चुकी है। आज हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, गुड्स की फॉर्म में भी और सर्विसेज की फॉर्म में भी, जो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता था।
तब बेटा अगर हमें गुड्स भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो उसमें बहुत क्वालिटीज नहीं चाहिए कि मुझे तो पास्ता खाना है सर, मुझे मोमोज खाने हैं, मुझे बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, ये रिक्वायरमेंट्स नहीं थी वहाँ था कि कुछ भी मिल जाए खाने को, उसी से काम चल जाएगा। वीट, ज्वार, बाजरा, यही सब चीज़ें चलती थी बेटा। बस खाना पेट भरने के लिए चाहिए था, टेस्ट वाली बातें वहाँ पर नहीं होती थी। कपड़ा खाली शरीर ढकने के लिए चाहिए था, उसमें डिज़ाइन, उसमें फैशन और बाकी बातें नहीं होती थी। इसीलिए एक दूसरे के बीच में ट्रेड गुड्स वर्सेस गुड्स का हो जाता था और लोगों में अमीर होने की एक कंपटीशन या वेल्थ बनाने का कंपटीशन, उन सब चीज़ों का माइंड में ऐसी इंटेंशन ही नहीं होती थी बेटा। बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन थी, एक दूसरे को फायदा हो, आराम से सब रह सके, बस यही थिंकिंग थी। वो आज के टाइम पे हम लोग देख चुके हैं बेटा, मनी ओरिएंटेड सब लोग हो चुके हैं, हर चीज़ में मनी की इन्वॉल्वमेंट है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। पहले ये सब चीज़ें लोगों की थिंकिंग में ही नहीं थी बेटा, इसीलिए बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज चलता था। आपको बेटा वीट चाहिए और मेरे पास शुगर है, तो मैं आपको शुगर दे दूंगा, आप मुझे वीट दे देंगे, हो गया एक्सचेंज। मैं आपको क्लोथ दे दूंगा, आप मुझे राइस दे देंगे, हो गया एक्सचेंज। अब चाहे मेरा क्लोथ महंगा है, आपका राइस सस्ता है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे बेटा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे कि मुझे नुकसान हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। और दो में से एक को तो कहीं ना कहीं फायदा नुकसान होता ही था, लेकिन तब भी उसको लोग म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि चाहिए बेटा। अगर अब मुझे खाना खाने के लिए राइस चाहिए, चाहे मेरा क्लोथ महंगा भी जा रहा है तुम्हारे पास, बेटा खाना तो खाना ही है ना, मैं कैसे मना करूं इस डील को, भूखे थोड़ी सो जाऊंगा, इसलिए मैं मन मार के भी उसको हाँ कर देता था। ये सब प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में, हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। सो मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई बेटा, ह्यूमन की नीड्स थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल बेटा, और बहुत लिमिटेड ही चीज़ें उसको चाहिए थी बेटा। वो कहीं पर भी सो जाता था, नेचर की ठंडी हवा आती थी, उसको नींद आ जाती थी बेटा। आज हमें एसी चाहिए, उसके बिना हम सोते नहीं हैं। ओके, हमें बिल्कुल मखमल जैसे गद्दे, बेड चाहिए जिस पे हम सोते हैं। पहले की लाइफ ऐसी नहीं होती थी। पहले लोगों की बहुत, जैसे मैंने बताया, बेसिक एस्पिरेशंस थी। पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। आपस में गुड्स का एक्सचेंज कर लेते थे वांट्स को सेटिस्फाई करने में। और बेटा हर एक जनरेशन जो है वो अपडेट होती है और वो नई टेक्नोलॉजीज और नई चीजें अपनी लाइफ का पार्ट बनाती है। आज आप जो ब्लेस्ड हैं इतनी सारी चीजों से, आपकी जो पहले की जनरेशन है बेटा, पापा मम्मी की जनरेशन, उनसे कभी बात करो, उनके पास ये सब नहीं था बेटा, नहीं था ना। उनके अंदर इच्छा होती थी कि ये भी सब हमें हो, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं ये सब चीजें होती भी हैं तो इच्छा कहां से होगी। क्या उन्होंने आपके टाइम में इंस्टाग्राम चलाया था? क्या उनके पास आपके टाइम में ऐसा सेलफोन था? नहीं था बेटा। तो क्या वो ऐसा परेशान रहते थे कि हमें सेलफोन नहीं मिला? होता ही नहीं था, तो उनके दिमाग में भी कैसे आएगा। आज आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ आपके पास भी नहीं है। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो बहुत कुछ और भी नई चीजें इंजॉय कर रही होगी, जो उनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो जाएगा। ओके, तब वो सोचेंगे, बताओ पापा मम्मी के पास तो ये कुछ था ही नहीं, वो तब भी कैसे रहते थे। लेकिन आप बताओ बेटा, क्या आप आज सेटिस्फाइड है कि नहीं है? आप कहेंगे आपसे बढ़िया लाइफ किसी की भी नहीं है, आपको सब कुछ मिला हुआ है। जाने घूमने के लिए कार है, स्कूटी है, ओके, मोबाइल फोन है, उस पर हम पढ़ते भी हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, टेलीविजन है, एवरीथिंग वी हैव। तो आपको लगता है इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब अगली जनरेशन आएगी बेटा, वो आपको 10-15 चीजें और नहीं बताएगी और आपकी लाइफ उसके अराउंड घूमेगी, तो आप सोचेंगे कि हमारे टाइम में तो सब होता ही नहीं था। अभी आप जो चीजें खा रहे हैं, अगली जनरेशन में और कुछ 10-20-50 चीजें नहीं आ जाएंगी। आपके पेरेंट्स ने बेटा पास्ता मोमोज सुना भी नहीं होगा कभी अपने यंग एज में, आज आप ही ने उनको खिलाया वो सब चीजें। तो ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और नई नई चीजें निकल के आ रही हैं बेटा। लेकिन ट्रांजैक्शन तब भी होती थी, उससे पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, आगे भी होंगी और बहुत आगे भी होती रहेंगी। ट्रांजैक्शन करने के मोड बदलते चले जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, गुड्स से गुड्स की डील होती थी। फिर बेटा मनी आया, मनी का मतलब होता था सीधा करेंसी के नोट, पैसा देना है किसी को, सबके पास पैसा कैश फॉर्म में होता था। आज आप खुद भी देख सकते हैं, आपके पास
या आपके पेरेंट्स के पास कभी भी पेमेंट करनी हो तो वो कैश में कम पेमेंट करने लग गए हैं, वो सीधा पेमेंट करते हैं ऑनलाइन मोड से, पेटीएम कर लेते हैं बेटा। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आप भी सीख रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं। आपकी जो अगली जनरेशन होगी पता नहीं वो कौन सी टेक्नोलॉजी से पेमेंट करेगी, वो इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी बेटा। शायद बोलने से ही पेमेंट हो जाती होगी, शायद टच करने से कुछ हो जाती होगी, या और भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्या पता हमें। तो हम तब सोचेंगे हम कितने पिछड़े थे। आज की जनरेशन तो क्या क्या चीजें कर रही है बेटा। आज आप देख ही रहे हैं, एआई का जमाना है, रोबोटिक्स आ चुके हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं उसका तो कुछ सोचना भी छोटी बात है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें इवॉल्व होती रहेंगी हर जनरेशन टू जनरेशन। बार्टर सिस्टम एक सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन थी, हम जहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज मनी और बैंकिंग सिस्टम पे आ चुके हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अंडरलाइन करो फॉर गुड्स। गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज होना मतलब बार्टर सिस्टम में आप डील कर रहे हो, गुड्स का गुड्स में एक्सचेंज होना। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी इकोनॉमी जहां डायरेक्टली बार्टर ऑफ गुड्स मतलब गुड्स ही गुड्स के थ्रू बेचे जाते हैं, उसको बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, उसको बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी, या इसको सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी का मतलब कॉमोडिटी, सी का मतलब है कॉमोडिटी। सो कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, मैं भी आपको गुड्स दूंगा, आप भी मुझे गुड्स देंगे, ऐसा बिजनेस करने का सिस्टम चलेगा, ऐसा ट्रेड हमारे प्लेस पर चलेगा, हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में चलेगा। ऐसे सिस्टम से हमारा ट्रेड शुरू हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फार्मर गिव्स व्हीट, एक फार्मर गेहूं देता है, एंड गेट्स क्लोथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न, और बदले में उसको कपड़ा मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये एक बार्टर एक्सचेंज है, ये एक बार्टर सिस्टम है, मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा। लेकिन बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी क्या थी, आइए बेटा देखते हैं। ये है राम और ये है श्याम। राम बेटा कौन है, राम है वीवर, वीवर का मतलब जो कपड़ा बुनता है, कपड़ा बनाता है, ये बेटा कपड़े का काम करता है। और श्याम है फार्मर, जो व्हीट उगाता है, गेहूं उगाता है। तो बेटा राम को क्या चाहिए था, व्हीट चाहिए था, तो व्हीट तो यहां से आ सकता है, लेकिन श्याम को ये क्लोथ चाहिए ही नहीं, श्याम के पास इनफ क्लोथ है, उसको क्लोथ चाहिए ही नहीं बेटा, कपड़ा चाहिए ही नहीं। तो क्या मुझे बताओ, श्याम इस डील में आएगा, क्या श्याम ये डील करेगा, नहीं करेगा। श्याम डोंट नीड क्लोथ, शाम को बेटा कपड़ा चाहिए ही नहीं है, उसके पास ऑलरेडी कपड़ा बहुत पड़ा हुआ है, तो वो मना कर देगा कि मैं ये डील नहीं करता। और राम को तो बेटा व्हीट चाहिए, खाना कैसे खाएगा, तो अब बेचारा राम ढूंढता ही रहेगा ऐसे व्यक्ति को जिसको मेरा क्लोथ चाहिए हो, और तभी मुझे व्हीट मिलेगा। मतलब आपको दो ऐसे व्यक्ति ढूंढने हैं जिनके आपस में उनके पास वो गुड्स हो जो एक दूसरे को चाहिए हो। मेरे पास वो हो जो मैं आपको दे सकूं, आपको चाहिए हो, और आपके पास भी वो हो जो मुझे चाहिए हो, और दोनों के पास वो चीज होना जो एक दूसरे को चाहिए हो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, जिसकी वजह से ट्रेड होता ही नहीं था। दो में से एक पार्टी मना कर देती थी कि भैया तुम्हें तो जो चाहिए वो तो मेरे पास है, लेकिन जो तुम्हारे पास है ना, जिसमें तुम डील करते हो, मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर रहा। मतलब ऐसा इत्तेफाक होना चाहिए कि दोनों के पास वो प्रोडक्ट हो जो एक दूसरे को चाहिए, वो स्वैपिंग हो सके, जिसको हम बोलते हैं को इंसिडेंस ऑफ वांट या डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। डबल इत्तेफाक होना चाहिए एक दूसरे की वांट का, डिजायर का, और ये व्यक्ति ढूंढना जिसके पास वो हो जो मुझे चाहिए और जो मेरे पास है वो ले ले, ऐसा व्यक्ति ढूंढते ढूंढते ही बहुत टाइम लग जाता था और डील हमारी हो ही नहीं पाती थी, और जरूरत पे जो हमें चीज चाहिए वो हमें मिल ही नहीं पाती थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम में, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट, जब क्या एग्जिस्ट होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दोनों तरफ एक इत्तेफाक बनना चाहिए वांट्स का, तभी बार्टर सिस्टम वर्क कर सकता है। बात समझ में आई सब बच्चों को? बेटा एक बार लिख देंगे कि हाँ सर हमको ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब समझ में आ गया।
चलिए जी, समझ में आ चुका है। यस सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर। आगे आते हैं बेटा। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब आपको मतलब तो बता दिया, दोबारा से पढ़ते हैं बेटा, इसको डिटेल में समझेंगे, जो बताया वही निकल के आएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट रेफर टू साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट ऑफ बायर एंड सेलर। साइमल्टेनियस का मतलब होता है इकट्ठे फुलफिल हों वांट्स बायर की भी और सेलर की भी, उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इन द अबव एग्जांपल वांट फॉर क्लोथिंग बाय द फार्मर, जो फार्मर की वांट थी क्लोथिंग लेने की, वो कोइंसाइड कर गई। कोइंसाइड का मतलब होता है मैच कर गई बेटा, वो मैच कर गई विद द वांट ऑफ वीवर फॉर वीट। जो वीवर को वीट चाहिए था, आपको क्लोथ चाहिए थे, दोनों की वांट टैली कर गई। However, it is very difficult to find double coincidence of want in real life बेटा। एग्जाम्पल में तो बहुत आसानी से मैच हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इससे आपकी ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट आ जाती है, व्यापार करने का खर्चा बढ़ जाता है बेटा। सर क्या खर्चा बढ़ता है बेटा? दो खर्चे बढ़ते हैं। पहला खर्चा तो मुझे अब ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढूं जिसको मेरा सामान चाहिए हो और उसके बाद जो है वो मुझे चाहिए हो। ढूंढते ढूंढते दिन से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, अगला दिन, पता नहीं कितना समय बीत जाता था। और साथ में ढूंढते ढूंढते बेटा मैं परेशान हो जाता था, तो मेरे अंदर आ जाती थी डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी का मतलब होता है डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट होगा ना बेटा, सुबह से निकला हुआ हूं, मुझे वो व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसको मैं सामान दे सकूं और उससे सामान ले भी सकूं, तो ये दोनों चीजें मुझे बड़ा परेशान करती थी बेटा। तो ट्रेडिंग कॉस्ट में दो आपको कॉस्ट लग जाती थी। आइए बेटा पढ़े। ट्रेडिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ एंगेजिंग इन ट्रेड। ट्रेड में आने का खर्चा होता था, जो दो प्रकार से होता था। आज के टाइम पे बेटा ट्रेड में आने का कोई खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है मुझे तो बस सामान बेचना है, सामने वाला जो मुझे देगा वो मुझे 100% एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि सामने वाला मुझे क्या देगा? या तो बेटा वो मुझे कैश देगा, बहुत बढ़िया, कैश से मैं कल को परसों को जब भी कुछ लेना होगा कुछ भी ले सकता हूं, मैं बाउंड नहीं हूं। या बेटा वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो भी बहुत बढ़िया, उससे भी मैं कुछ भी ले सकता हूं। उसने मुझे बाउंड नहीं करा कि तुझे यही चीज अब यूज करनी है, उसने मुझे मनी दिया, और मनी आप किसी भी चीज में आगे लगा सकते हैं, और मनी आपको फोर्स भी नहीं करता कि आज ही आपको वो पैसे खर्चने। मुझे जब चाहिए होगा तब खर्चूंगा, कभी खर्चना भी नहीं होगा तो इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा, दैट इज माई कॉल। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो आपको दो तरीकों से ये ट्रेडिंग कॉस्ट पड़ती थी बेटा। पहली जिसको बोलते हैं सर्च कॉस्ट, ढूंढने का खर्चा। सुबह निकल गए बेटा ढूंढने, अब ढूंढने अगर तुम किसी ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो तो वो भी तुम्हारे पैसे लग रहे, तो ढूंढ रहे हैं कहाँ है मेरा बायर जो मेरा सामान ले ले, और उसके बाद भी वो हो जो मुझे चाहिए हो। तो बेटा सर्च कॉस्ट करते करते ही, सर्च करते करते ही इंसान बहुत परेशान हो जाता था। इट रेफर्स टू द फिजिकल कॉस्ट, जो बेटा फिजिकली वो वीक हो रहा है, फिजिकली जो उसको धूप में जाना पड़ रहा है, वो बीमार पड़ रहा है, तो वो वाली कॉस्ट दैट अ पर्सन हैज टू इंकर टू सर्च अ पर्सन विद हुम ही में एंटर इनटू अ पार्टनर डील, जिसके साथ वो इस डील में आ सकता है। ऐसा व्यक्ति खोजते खोजते उसको बहुत दिक्कत होती थी। फॉर एग्जाम्पल इफ द फार्मर हैज टू सर्च फॉर अ पर्सन, फार्मर को वो व्यक्ति ढूंढना है हु इज रेडी टू एक्सचेंज वीट विथ क्लोथ, जो उसका वीट ले ले और बदले में क्लोथ दे दे, देन एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सर्चिंग इन्वॉल्व टाइम। अब उसका एक तो टाइम जाएगा, अलग अलग जगह घूमना पड़ेगा, और फिजिकल एनर्जी भी तो बेटा खत्म होगी। पैदल जाएगा, साइकिल पे जाएगा, जैसे भी जाएगा, एनर्जी खत्म हो गई। दिस कॉन्स्टिट्यूट द सर्च कॉस्ट, इसके अंदर आ जाती है सर्च कॉस्ट। और सर्च कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है बेटा। समय की बहुत वैल्यू है, टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर मेरा टाइम किसी चीज में खराब हो रहा है और उसका कोई आउटपुट नहीं मेरे को मिल रहा, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा मनी खराब हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है बेटा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा वो जो टाइम मेरा बर्बाद हुआ उसमें मैं कुछ प्रोडक्टिव करता तो कहीं ना कहीं कुछ अर्न करता, तो वो पैसे कमाता। अब पैसे का ना आना जो आ सकता था वो भी तो पैसे का जाना ही हुआ, तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंट इन सर्च, अदरवाइज सम अदर एक्टिविटी कुड हैव बीन डन ड्यूरिंग द सेम टाइम बेटा।
फार्मर वही टाइम अपने फार्म में देता तो और वीट ग्रो कर सकता था, लेकिन उसको तो वो वीट बेचने के लिए जगह जगह भटकना पड़ा, तो उसकी तो सर्च कॉस्ट आ गई। वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि जो काम करता है पहले उसको बेचने के लिए हर जगह निकल जाता है, क्योंकि उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका वीट ले और वो चीज दे जो उसको चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है कॉम्बिनेशन सर्च कर लेना। दूसरा बेटा कॉस्ट ऑफ डिटोरिएशन। आप जब सामान को लेकर भटकते रहेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपका खुद का सामान ही खराब हो जाए। आप 2-3 दिन बाद पहुंचे किसी के पास, उसने कहा हाँ हाँ मुझे आपका वीट चाहिए और मेरे पास कपड़ा भी है आपको देने के लिए, तो बेटा आपने तो कपड़ा ले लिया, जब आपने वीट की थैली उसने खोली, उसने कहा ये तो सड़ गया अनाज आपका, ये गेहूं खराब हो गया, मैं तो नहीं लूंगा, तो बेटा ये भी नुकसान हो सकता है। कॉस्ट ऑफ डिटोरिएशन कॉज्ड टू द गुड ड्यूरिंग सर्च पीरियड। सर्च के पीरियड में गर्मी, आंधी, तूफान, बाढ़ से गुजरता हुआ अगर आपके गुड्स जाएंगे तो वो भी पड़े पड़े खराब हो सकते हैं। तो ये नुकसान एक व्यक्ति को झेलना पड़ता था अंडर बार्टर सिस्टम। सर्च कॉस्ट बेटा, सर्च कॉस्ट पे हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम की भी खत्म हुई, टाइम वैल्यू बहुत वैल्यूएबल एसेट है बेटा। और दूसरा कॉस्ट ऑफ डिटोरिएशन, आपका जो एसेट है, जो आपके गुड्स हैं, वही टाइमली अगर नहीं बिकते तो वो खराब हो जाते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं। और दूसरी सिरदर्दी मुझे क्या थी, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। आज के टाइम पे बेटा अगर आपका एक फ्रेंड बोलता है ना कि मैं मेट्रो स्टेशन आ जाऊंगा इतने बजे, तू भी आ जाइयो, और बाय चांस आप 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं या आप टाइम पे पहुंचते हैं, वो 10 मिनट लेट हो जाता है, आपसे 10 मिनट भी रुकना मुश्किल हो जाता है। सच सच बताना बेटा, आप 50 बार घड़ी देखते हैं कि कितना टाइम हो गया, उसको कॉल लगाते हैं, तो बेटा हमारे से रहा नहीं जाता, वेट नहीं किया जाता, तो डिस्कंफर्ट होता है, टेंशन होती है। ओके, तो यही डिसयूटिलिटी वेटिंग की एक फार्मर को भी होती थी, या उन लोगों को होती थी जो बार्टर डील में है। और आपको तो कहीं ना कहीं पता ही है कि वो 10 मिनट में आ तो जाएगा कम से कम, यहां तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सुबह से निकला हुआ है फार्मर, अपना वीट, मेरा कोई वीट ले ले और मुझे क्लोथ दे दे, इस कॉम्बिनेशन को सर्च करते हुए निकल रहा है, उसको गारंटी भी तो नहीं है कि वो मिल जाएगा शाम तक, कि नहीं मिलेगा। मिलने को 2 घंटे में मिल जाए, ना मिलने को 2 दिन में भी ना मिले। तो इस चीज की जो डिसयूटिलिटी, जो डिसकंफर्ट उसको होता था बेटा, वो भी एक तरीके से एक कॉस्ट मानी जाती है। इट रेफर्स टू द डिसकंफर्ट इन्वॉल्व इन वेटिंग फॉर द एप्रोप्रिएट पर्सन। एक प्रॉपर पर्सन को ढूंढने में जो डिसकंफर्ट होता था, हु इज विलिंग टू बाय व्हाट यू वांट टू सेल, जो वो उस चीज को खरीद ले जो तुम बेचना चाहते हो, एंड इज विलिंग टू सेल व्हाट यू वांट टू बाय, और वो बेचने को तैयार हो जो तुम उससे खरीदना चाहते हो। ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाए। विद राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लग गई, जो एक्सचेंज था बार्टर सिस्टम में वो और ज्यादा डिफिकल्ट होने लगा और कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया बेटा। मुश्किल हो गया कि आप बार्टर सिस्टम पे लॉन्ग टाइम तक ट्रेड करो, ये दिक्कत आने लग गई। ठीक है बेटा, एक बार इसको रीड करो सब लोग। हाँ बेटा, तो आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा। तो इसके बाद उसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या और भी नुकसान थे बार्टर सिस्टम में, तो उसको हम बेटा पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। वैसे तो हमने मोरलेस सब चीजें देख ली कि बार्टर सिस्टम बहुत लंबे समय तक चलने वाला सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन या डील करना क्वाइट इम्पॉसिबल सा हो जाता था, या कह सकते हैं बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता था। ओके, तो और क्या क्या दिक्कतें थी, पहला पॉइंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लैक होता था डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट का। दोनों तरफ से एक ही डील के लिए लोगों को वो बायर मिलना, सेलर मिलना वो मुश्किल था। सो बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड। दोनों रेडी हों तभी डील हो सकती है। एक साइड से एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा सामान तो मैं बेच दूं और दूसरे का मैं ना लूं, तो ऐसे डील नहीं हो सकती। दोनों को एक दूसरे के गुड्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली when A has what B want, A के पास भी वो हो जो B को चाहिए, and B has what A wants, और B के पास भी वो हो जो A को चाहिए, तब वो डील हो सकती है। नहीं तो दोनों पार्टी में से अगर एक भी डील में इंटरेस्टेड नहीं होगी तो डील नहीं हो पाएगी। हाउएवर सच डबल कॉन्फिडेंस क्या होता था बेटा, बहुत ही रेयर होता था, इसलिए कई दिन लग जाते थे एक डील करने में। बहुत लोगों को बताना पड़ता था कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढवा दो जो मेरा वीट ले ले और मुझे क्लोथ दे दे।
तो इस तरीके से डील कराई जाती थी, अदरवाइज आप डायरेक्टली ढूंढ ही नहीं पाते थे सामने वाली पार्टी को। चलिए, और क्या नुकसान थे बेटा इसके बाद? क्योंकि सारा सिस्टम बार्टर पे चल रहा था तो कोई कॉमन मेजर नहीं था बेटा वैल्यू का। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यही नहीं पता चल सकता था कि जो आपके गुड्स हैं क्या वो महंगे हैं या जो आप ले रहे हैं वो महंगे हैं, क्योंकि रुपीस तो था नहीं, करेंसी तो थी नहीं, तो वैल्यू तो किसी प्रोडक्ट को दे नहीं रखी थी। तो कैसे पता चलेगा कि आपका सामान महंगा है कि उनका महंगा है? आज तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन तब तो वो सब सिस्टम नहीं था। तो जनरली ऐसे हम गुड्स दे देते थे रेंडमली ही, विश्वास पे, और एंड ऑफ द डे क्या होता था, यूजुअली एक पर्सन को नुकसान उठाना पड़ता था और एक के फायदे में डील चली जाती थी। आज तो वो सिस्टम नहीं है, जितने की चीज आप उतना प्राइस पे करेंगे तो दोनों को लगता है कि हमारे साथ इंसाफ हुआ, जस्टिस हुआ, और वो सेलर बेच देता है और बायर से पैसे ले लेता है। बायर भी खुश और सेलर भी खुश। सेलर ऑब्वियसली अपने कॉस्ट से कम पे बेचेगा नहीं, तो वो तो सेटिस्फाइड रहेगा कि उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, और बायर को भी लगेगा कि ये प्रोडक्ट की इतनी यूटिलिटी है, मैं इतने रुपए देके भी खुश हूं। आप बेटा कोई मोबाइल फोन लेने जाते हैं, आज पैसे पे करके आते हैं, फ्री में नहीं लेते, लेकिन सेटिस्फाइड रहते हैं, और देने वाला भी सेटिस्फाइड है कि उसने मोबाइल फोन बेच दिया। लेकिन पहले ये वाली प्रॉब्लम आती थी क्योंकि कोई कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं थी। सो इन द बार्टर सिस्टम ऑल कॉमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू, हर कॉमोडिटी इक्वल वैल्यू की नहीं होती थी, एंड देयर इज नो कॉमन मेजर या यूनिट वैल्यू ऑफ गुड्स, और इसीलिए कोई कॉमन मेजरमेंट भी नहीं था गुड्स का या सर्विसेज का, इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, जिसमें दोनों की एक्सचेंज रेशियो को एक्सप्रेस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल इफ ए हैज व्हीट एंड बी हैज राइस, ए के पास गेहूं है, बी के पास चावल है, it is difficult to decide how much wheat is needed to exchange with 1 kilogram of rice। 1 किलोग्राम राइस के बदले में मैं कितना किलो व्हीट दूं, ये एग्जैक्ट डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट था। आज बहुत आसान है। मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं बेटा, जस्ट एक एग्जांपल है, आप इसको आज के प्राइस पे कंपेयर मत करना, खाली एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो बेटा आज व्हीट का जो दाम है वो 50 रुपए किलो है, 50 रुपीज केजी है, और जो राइस का प्राइस है वो 100 रुपीज केजी है, तो हो गया डिटरमाइन। अगर मैं आपसे राइस लूंगा 1 केजी तो मुझे अपना व्हीट 2 केजी देना चाहिए, क्योंकि मेरा व्हीट है 50 रुपए का, मैं 2 किलोग्राम दूंगा तो मैंने आपको 100 रुपीज की आइटम दी, और आप मुझे 1 किलोग्राम देंगे तो आपने 100 की दी, हो गई डील मैच। लेकिन पहले तो ये 50 और 100 ऐसा प्राइसिंग ही नहीं थी, तो डील करना थोड़ा मुश्किल था। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर की एब्सेंस में एक्सचेंज रेशियो को आप रेंडमली फिक्स कर देते थे कि तू इतना ले ले और मैं इतना ले लेता हूं, चलो डील को क्लोज करो, या कोई मीडिएटर आके दोनों के बीच में डील करा देता था, जिसमें वन ऑफ द पार्टी जनरली सफर करती थी। दोनों में से एक पार्टी को तो कुछ ना कुछ नुकसान होता ही था, लेकिन बेटा उसको चाहिए था वो गुड्स, तो उसको उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। ओके, सो बार्टर सिस्टम कैन वर्क विथ फ्यू कॉमोडिटीज इन द प्रिमिटिव सोसाइटी। बहुत कम कॉमोडिटीज में होता था, जैसे मैंने बोला खाने पीने में, क्लोथिंग में, इन सब चीजों में होता था। या सर्विसेज की बात करें बेटा, कोई बीमार पड़ गया तो तब कोई ऐसे डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, क्लिनिक नहीं होते थे, वैद्य होता था। तो वैद्य आएगा, अब आप बीमार पड़ गए बेटा, अपने आप का इलाज तो कराना ही है, इसमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगा कि भैया मुझे ज्यादा राइस देना पड़ रहा है, व्हीट देना पड़ रहा है, क्लोथ देना पड़ रहा है। तो वैद्य आपका इलाज करता था, जो उनका देसी नुस्खा या इलाज होता था, और बदले में आपसे राइस, व्हीट या जो भी आप रखते हैं क्लोथ वगैरह ले जाता था। तो बहुत कम ही गुड्स और सर्विसेज के लिए डील होती थी, क्योंकि ज्यादा तो लोगों की एस्पिरेशन ही नहीं थी, ना गुड्स चाहिए थे ना लोगों को सर्विसेज चाहिए थी। आज हमको बहुत कुछ चाहिए, हमारी अगली जनरेशन को बहुत बहुत कुछ चाहिए होगा। ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और इसी से तो बेटा हमारी इकोनॉमीज ग्रो करती है। जहां हमारी एस्पिरेशन खत्म हो गई वहीं हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई। कुछ चाह करेंगे बेटा तभी तो बनाएंगे, और तभी आगे आगे क्या होगा, नेशन डेवलप करेगा। जो हम आज यहां तक पहुंचे हैं, क्या हमने कभी सोचा था कि सड़कों पे गाड़ियां चलेंगी? सर ये तो हमने कब से देखी है, बचपन से देखी है बेटा, आपने देखी है, लेकिन आप अपने से 100 साल पुराने लोगों की बात करो, उनको नहीं पता ऐसी गाड़ियां भी कभी चलेंगी। पेट्रोल से चलेंगी, डीजल से, अब तो चार्ज होकर चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ऑटोमेटिक गाड़ी कार्स आ चुकी हैं, ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं, अपने आप स्टीयरिंग घूमता है, क्या टेक्नोलॉजी है।
हम घर पे बैठे बैठे अपने भैया दीदी को जो यूएसए में है वीडियो कॉल कर सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है, वो हमें कैसे देख पा रहे हैं, हम उन्हें देख पा रहे हैं, इतने मीलों दूर बैठे हैं। पहले किसी को बोलते ऐसे गैजेट आएगा कि कोई कितना भी मीलों हो दूर हो आप देख सकते हैं, वो कहेगा अरे तुम तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ। तो बेटा ये सब चीजें तभी हुई क्योंकि आपकी हमारी एस्पिरेशन बढ़ रही हैं, अब क्या अब क्या अब क्या। तो जहां आप क्वेश्चन करोगे इकोनॉमी उसका आंसर ढूंढेगी कि ये भी हम चीज बनाएंगे। रॉबोट्स बेटा सारी चीजें कर रहे हैं जो इंसान करते थे। तो पहले ये नहीं होता था क्योंकि हमारी लिमिटेड थिंकिंग थी और हम बार्टर सिस्टम में ही बस इन्वॉल्व थे। However, it is very difficult in the modern economy where we need millions of exchange ratio. आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते बार्टर सिस्टम फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज के टाइम पे ये सिस्टम होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और दिक्कत थी बार्टर सिस्टम के अंदर विच इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये क्या होता है? लैक का मतलब होता है कमी, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कॉमन, डेफर्ड का मतलब होता है बेटा पोस्टपोन। लिख लो, डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन। तो पोस्टपोन करके पेमेंट करने वाला कोई तरीका नहीं था जो आज हमारे पास है। इसको बेटा समझते हैं हम लोग। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। तो बेटा मिस्टर बी के पास क्या है? मिस्टर बी के पास है वीट और मिस्टर ए के पास होता है क्लोथ। मिस्टर ए को वीट चाहिए तो ठीक है, मिस्टर बी ने कहा मैं तुम्हें वीट दे दूंगा। तो मिस्टर बी ने 10 kg वीट मिस्टर ए को दे दिया। अब मिस्टर बी ने कहा तुम मुझे क्लोथ दो। तो मिस्टर ए ने कहा मेरे पास ना अभी ज्यादा क्लोथ है नहीं, ये जो है ना बस मेरे पास एक क्लोथ का सैंपल है, बस एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है सैंपल, ये तुम देख लो और मैं तुम्हें ऐसे में ही बहुत ज्यादा जो क्लोथ है वो धीरे धीरे करके देता रहूंगा क्योंकि तुमने मुझे 10 kg ऑफ वीट दिया है। आगे मैं आपको धीरे धीरे करके देता रहूंगा, पोस्टपोन कर दो आप मेरी पेमेंट। तो बेटा बार्टर सिस्टम में ये डील नहीं की जा सकती थी। सर क्यों नहीं की जा सकती? बेटा उसके समझो क्या क्या रीजन है। पहली बात, बी को यह भरोसा नहीं था कि आज वो जो सैंपल दे रहा है वो आगे भी यही क्वालिटी के गुड्स उसको प्रोवाइड करेगा। ये ट्रस्ट नहीं होता था बी को कि मेरे को सेम क्वालिटी ऑफ क्लोथ आगे भी मिलेगा। या मान लो ए ही, अब ये क्लोथ ए को ही पीछे से नहीं आ रहा, जब उसी को नहीं आ रहा तो बेटा वो आगे सेम क्वालिटी कैसे दे पाएगा? और वो ट्रांजैक्शन जो पोस्टपोन करके कर सकते हैं वो बार्टर में नहीं होती थी। और जब मनी सिस्टम आया तब बेटा पोस्टपोन वाली भी ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। आज अगर मुझे आईफोन लेना है बेटा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे पास 1 लाख रुपए होने ही चाहिए। सर फिर कैसे ले सकते हो? बेटा मैं सिंपली आज दूंगा एक डाउन पेमेंट। क्या दूंगा बेटा? डाउन पेमेंट। कितने रुपए की? जो बहुत कम रुपए की भी हो सकती है, मान लो सिर्फ 10,000 रुपए की। फोन है 1 लाख का, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 10,000 की डाउन पेमेंट दूंगा और बाकी पेमेंट के लिए सेलर मेरी बना देगा EMI, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, और मैं बाकी पेमेंट धीरे धीरे करके देता रहूंगा बेटा। आज के टाइम पे इसी वजह से बहुत सारी कंजम्पशन लोगों की बढ़ रही है। EMI सिस्टम ना हो तो लोग बेटा इतनी चीजें ना ले पाए। लोगों को अब ट्रांजैक्शन चुभती नहीं है, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे देते हैं, बाकी तो हमारी सैलरी से धीरे 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 जाता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। लोग इस बेस पे बेटा कार्स खरीद रहे हैं। 15 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी देने थोड़ी हैं 15-20 लाख, देने तो हैं 1 लाख या 2 लाख, 1-2 लाख दो और कार लेके आ जाओ, बाकी धीरे धीरे देते रहो। प्रॉपर्टीज तक खरीद रहे हैं, 2 करोड़ का फ्लोर, 4 करोड़ का फ्लोर, देना कितना है बेटा? आज देना है बस 50 लाख रुपया, बाकी धीरे धीरे दिया जाएगा। मनी में ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सेलर को पता है ये जो व्यक्ति मुझे बाद में भी देगा ना वो भी वही चीज होगी जो मुझे चाहिए होगी हमेशा। लेकिन यहां पर बेटा सेलर को इस चीज का भरोसा नहीं था कि जो आप सैंपल दिखा रहे हो आगे भी वही चीज दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने मुझे गुड्स देने हैं और गुड्स जो हैं वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। क्या पता 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो मैं आपसे आज गुड्स लेना चाहता हूं उसकी बेटा डिमांड ही खत्म हो जाए, वैल्यू ही खत्म हो जाए, तो मैं क्या करूंगा उस कपड़े का? वो कपड़ा ही खत्म हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया,
लेकिन क्या कभी मनी आउट ऑफ ट्रेंड हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन, ये ईएमआई वाली ट्रांजैक्शन बार्टर में पॉसिबल नहीं थी। आपको जो चीज चाहिए बदले में आज ही आपको पूरी डील क्लोज करनी है। आप ये नहीं कह सकते सामने वाले को कि धीरे धीरे करके दूंगा, वो कभी नहीं मानेगा बेटा। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है या क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन, उधार वाली, कैन नॉट टेक प्लेस, ये नहीं हो सकती थी विद ईज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या कारण थे बेटा? पहला, जो बोरोअर है, मतलब जिसने उधार पे चीज ली है, मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। वो सेम क्वालिटी जो उसने वादा किया है, क्या पता वो ला ही ना पाए आगे, और वो वादा खराब हो जाए, इस डर से सेलर आपको कोई चीज देगा ही नहीं। उसको पता है जो कपड़ा तुम आज कह रहे हो वो आगे तुम्हें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो तो कहता है आज ही मुझे दे दो तो मैं तुमसे ट्रांजैक्शन करूंगा, फ्यूचर का कुछ नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कॉमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। कौन सी तुम कॉमोडिटी आगे ले आओ, अगेन बेटा क्वालिटी का इशू है। क्या उस क्वालिटी की सेम होगी जो आज मुझे दे रहे हो या दिखा रहे हो? क्या पता अगली जो तुम्हारे राइस की क्वालिटी है वो खराब हो जाए, क्या पता जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, अगली बार तुम्हारी फार्मिंग अच्छी ना हो, खराब हो जाए प्रोडक्ट। तो मैं कैसे तुम पे बिलीव करूं कि तुम अगली बार भी यही क्वालिटी लाओगे? मैं सामने सामने देख के चीज ले सकता हूं, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो वो नहीं करेगा। द कॉमोडिटी टू बी रीपेड, जो कॉमोडिटी आपको आगे देनी है, मे लूज और गेन इट्स वैल्यू। बेटा उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो सकती है या बढ़ भी सकती है। बढ़ गई तो आप दोगे नहीं कि वो तो महंगा हो गया, अब तो मैं आपको उतनी कॉमोडिटी नहीं दूंगा, और सस्ता हो गया तो सामने वाले को बुरा लगेगा, ये तो अब वैल्यूलेस हो चुका है, इसकी तो कोई डिमांड ही नहीं रही, ये मैं क्यों लूं एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। गुड्स के मामले में पेमेंट धीरे धीरे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट की बेटा कभी वैल्यू रहती है, कभी नहीं रहती, मार्केट ऐसी ही चलती है, हर बार एक प्रोडक्ट की सेम वैल्यू हमेशा नहीं रहती बेटा। तो मनी में ऐसा नहीं हो सकता, मनी की वैल्यू हमेशा रहेगी। मनी तो बेटा पैसा है, उससे तो आप कोई और चीज खरीदते हैं, वो खुद कोई चीज नहीं होता, वो तो आपको पावर देता है कि आप कुछ और खरीदें और जो आपका मन करे वो आप खरीदें। आप बाउंड नहीं होते कोई चीज बेच के कि आप मुझे आज ही के आज चीज खरीदनी है, आपका जो मन करे आप चीज खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस एवरीवन, क्लियर? चलिए बेटा, चलिए अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम, लास्ट बेटा दिक्कत, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो मैं इतना सामान बेचता हूं, मैं अपने एरिया का बहुत पॉपुलर सेलर हूं, तभी भी बेटा मैं अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकता, और स्टोर भी करूंगा तो मेरी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। सर क्यों? बेटा मैं वीट सेलर हूं और मेरा वीट मेरे एरिया में सबको चाहिए, तो मैं किसी को वीट देता हूं, वो बदले में मेरे को क्लोथ देता है, किसी को वीट देता हूं मुझे राइस देता है, मैं वीट देता हूं वो कुछ और देता है, खाने पीने की कॉमोडिटी। तो बेटा मैं तो वीट देता चला जा रहा हूं सबको और सबको सेटिस्फेक्शन हो रही है, लेकिन तुम जो मुझे बदले में इतना सामान देते जा रहे हो वो मेरे गोडाउन में भरता चला जा रहा है, ऐड होता चला जा रहा है, और मैं आज तो खुश हूं कि मैं अमीर हो रहा हूं, लेकिन बेटा जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं मैं मुड़ के देखता हूं गोडाउन में राइस में कीड़ा लग गया, क्योंकि मैं खा ही नहीं सकता, मैं कितना खा लूंगा। कोई और कॉमोडिटी मैंने ली वो भी खराब हो गई बेटा, तुमने मुझे फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स खराब हो गए, वेजिटेबल्स खराब हो गई, मैं कहां रखूं इतना सामान, और मुझे सामान रखने के लिए भी एक जगह चाहिए। तो बेटा आप कुछ दिन के लिए अमीर होते थे, फिर वो वेल्थ आपकी खत्म हो जाती थी, आप अपनी वेल्थ को लंबे समय के लिए कंटेन नहीं कर पाते थे, बढ़ा नहीं पाते थे, जोड़ नहीं पाते थे। लेकिन आज कोई टेंशन ही नहीं है, मैं जितना ज्यादा सामान बेचूंगा आप मुझे पैसा देंगे, और पैसे को संभालने के लिए ना कोई जगह चाहिए होती है और ना ही बेटा पैसे की वैल्यू डिटोरिएट होती है। मैं पैसा बैंक में जमा कराऊंगा और उसको ग्रो करूंगा, और मेरे पास 10 और तरीके हैं अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के, बढ़ाने के, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए बेटा कोई आदमी बहुत अमीर या कोई बहुत गरीब नहीं होता था, सभी एक लेवल का लाइफस्टाइल रहते थे।
क्योंकि ज़्यादा बेचने वाला भी अमीर नहीं होगा बेटा, उसको तुम सामान देते रहोगे। और मैक्सिमम उस टाइम पे पेरिशेबल गुड्स होते थे, खाने पीने वाले गुड्स, खा मैं पाऊंगा नहीं और 3-4 दिन बाद देखूंगा सब खराब हो गया, तो मैं रिच नहीं बन पाऊंगा, मेरे पास स्टोर करने की कोई ताकत नहीं है। बेटा आप ये मत सोचना कि सर रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे या बाकी जगह पे, ये सब चीज़ें तब नहीं होती थी। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर के लिए हम अपनी वेल्थ स्टोर नहीं कर सकते बेटा। आज मैं जितनी भी वेल्थ स्टोर कर सकता हूं, कितना भी पैसा कमा लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहली बात तो पैसा कैश में तो कमा नहीं रहा, पैसा हमें तो बस एक डिजिटल मोड में मिल रहा है, तो मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ता चला जाए, उससे मुझे संभालने की कोई टेंशन ही नहीं है, और उसकी वैल्यू भी खत्म नहीं होगी जब तक मैं उसको खर्चना ना चाहूं। सो मोस्ट ऑफ द गुड्स जैसे कि वीट, राइस, वेजिटेबल एक्सेट्रा डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी। इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है बेटा, ये ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे। दैट इज देयर क्वालिटी डिटोरिएट्स, मतलब खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ वैल्यू कम होती है, खत्म हो जाती है। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट। बेटा टाइम चाहिए एक एक चीज को ढंग से लगाना, एफर्ट देना पड़ेगा, और तब भी वो टाइम बेकार जाएगा। और जगह भी साथ में होनी चाहिए स्टोर करने की, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद तो वो खराब होंगे ही होंगे। ओके, एज अ रिजल्ट जो गुड्स है वो कभी भी स्टोर नहीं कर सकते थे आप अर्निंग की तरह एक लॉन्ग पीरियड के लिए। दिखता था आज मैंने बहुत गुड्स कमा लिए और एक हफ्ते के बाद सारे गुड्स खत्म। समझ में आया बेटा? ये फोर्थ डिसएडवांटेज था आपका बार्टर सिस्टम में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, तो यहां तक ही आज हम लोगों ने पढ़ना है, इसको सब बच्चे रिवाइज करके आना। मैंने आपको एक मनी का बिल्कुल बेसिक दे दिया कि मनी से पहले क्या चीजें चलती थी और उसमें क्या नुकसान थे। अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जब मनी आ गया तो उसने सारे डिसएडवांटेजेस को कैसे एडवांटेजेस में बदल दिया। ठीक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बिल्कुल टाइम पे सब बच्चे अगली क्लास में भी आएंगे। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।